अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू MD कैट रिपीटर्स चैनल। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को कामयाबियों से नवाजे। स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर हमने ये वीडियो बनाई है कि MD कैट के रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट अप कर रहे हैं हम। और जो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 पंजाब की। अगर आपके पास बुक है या आपके पास फेडरल की बुक है तो उनका चैप्टर नंबर जो है वो 4 है और इसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। आपके साथ उसकी पूरी जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी इम्पॉर्टेंट उसमें लाइंस हैं, आपके साथ सारी जो है मैंने डिटेल से शेयर करनी है। तो आपने लेक्चर जो है उसका एक एक पॉइंट गौर से सुनना है, क्योंकि अगर आप MD कैट अब रिपीट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी अब से स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। और अकॉर्डिंग टू PMC विद इन अ वीक और 2 आपके जो PMC का जो सिलेबस है MD कैट 2022 उसका भी आपको बता दिया जाएगा। तो चूंकि टाइम अब बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है तो आपने अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी आपने उसको वैसे का वैसे अपने चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना है। सो स्टूडेंट्स, अब जो मैंने बात आपसे कहनी है वो ये है कि अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं उसकी आपको अपडेट मिल सके। और अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स, अपने कोई भी घर में है जो कि MD कैट इस साल देना चाहता है तो उनके साथ हमारे लेक्चर्स को, हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज की वीडियो पर, वो है वर्क एंड एनर्जी। हमारे पास वर्क एंड एनर्जी जो है इसमें स्टूडेंट्स ये पेज नंबर 77 जो है ना, 77 है हमारे पास क्या पेज नंबर, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ऑफ पंजाब की। अब फर्स्ट पेज है 77, उस पर जो है वो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। और फिर आपने 77 के बाद आप चलें पेज नंबर 78 पर, उस पर मैं आपको बताती हूँ आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। रीडिंग आपने सारी करनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। स्टूडेंट्स, आपके पास जो इम्पोर्टेंट है पहली चीज़ वो है कि फर्स्ट उसके जो पैराग्राफ है उसमें आपके पास वर्क की जो है वो लिखा हुआ है फार्मूला। सो वर्क का फार्मूला आपका जो है आपने लिखना है कि वर्क इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स F.D, जो कि किसके बराबर होता है, FD cos ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें वर्क डन जो होता है हमेशा वो होता है फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होती है इनका प्रोडक्ट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं वो वर्क होता है। सो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, W इज़ इक्वल टू FD, या W अगर आपके पास एंगल भी गिवन होगा तो आपने फार्मूला यूज़ करना है W इज़ इक्वल टू FD cos थीटा। इसकी डेफिनेशन आपके पास पेज नंबर 78 की फर्स्ट जो लाइन है उसमें लिखी हुई है कि वर्क डन, वी डिफाइन वर्क डन बाय द फोर्स F एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ F&D। मतलब डॉट का मतलब यही होता है, अगर जहाँ क्रॉस होता तो वो वेक्टर प्रोडक्ट था या क्रॉस प्रोडक्ट था, लेकिन चूंकि हमारे पास F.D है इसका मतलब है ये इसका स्केलर प्रोडक्ट है। सो W इज़ इक्वल टू FD और W इज़ इक्वल टू FD cos थीटा। आपने एक ये पॉइंट याद करना है, पहला पॉइंट कि वर्क डन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड D विच इज़ द डिस्प्लेसमेंट, और W इज़ इक्वल टू FD cos थीटा। मैं दोबारा इधर लिख देती हूँ अगर आप स्टूडेंट्स को ये है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है फोर्स, ठीक है, और ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, और ये है हमारे पास नंबर 1 पॉइंट जो है इसका फॉर्मूला और इसकी डेफिनेशन। चैप्टर के स्टार्ट में आपने पहले ये पढ़नी है, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट ये, इसके बाद चलते हैं अब आगे हमारे पास आ जाता है दस द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय द कांस्टेंट फ्रॉम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यही बात है हमारे पास कि जो वर्क है वो FD का प्रोडक्ट है, और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो ये हैं
कि वर्क जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो वर्क है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आपने इसी तरह से अपने नोट्स बनाने हैं, जैसे मैं आपके साथ लिखवा रही हूँ, आपने इसी तरह अपने नोट्स बनाने हैं और इन्हीं नोट्स के ज़रिए आप जो है अपनी प्रिपरेशन स्टूडेंट्स कर सकते हैं। सो वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वर्क जो है ना स्टूडेंट्स वो कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, इसके बारे में अब आपको बताती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने ये जो है वो आराम से तसल्ली से सुनने हैं। थीटा जब हमारे पास होता है इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, तो वर्क डन जो है वो क्या होता है, वो होता है ज़ीरो। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपने देखना है अगर हमारे पास जो थीटा है वो किसके बराबर है, वो है 90 डिग्री के, तो आपके पास जो वर्क डन है स्टूडेंट्स वो होगा, आपका वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा। वर्क डन ज़ीरो होगा या आप कह सकते हैं नो वर्क डन। मतलब थीटा 90 के बराबर है तो वर्क डन क्या है, नहीं होगा। ठीक है, अगर जो थीटा है स्टूडेंट्स वो स्मॉलर देन 90 है तो वर्क डन आपका क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने लिखना है अगर जो आपका थीटा है, ठीक है, वो 90 से स्मॉलर है, एंगल आपने लिखना है यहाँ स्मॉलर देन 90 डिग्री, तो आपका वर्क डन क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका जो वर्क डन है वो होगा आपका पॉजिटिव, आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका यहाँ आप लिखेंगे वर्क डन जो है ना वो है पॉजिटिव। इसी तरह से अगर सिंपल बात है, थीटा जो है वो क्या है, लार्जर देन 90 डिग्री, तो आपका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन आपका स्टूडेंट्स होगा नेगेटिव, आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। अब हमने 3 चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं। एक है वर्क डन जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाता है वर्क डन। वर्क डन स्टूडेंट्स स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, और अगर एंगल गिवन होगा क्वेश्चन में तो आपने W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा यूँ पुट कर देना है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, आपके पास पूछ सकते हैं कि वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, किस तरह की क्वांटिटी है, तो स्टूडेंट्स वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपके पास क्या है, वर्क जो है ना ज़ीरो होता है जब थीटा 90 के बराबर होता है। थीटा 90 के बराबर होगा तो वर्क डन क्या होगा, आपके पास ज़ीरो होगा। और अगर आपका जो थीटा है वो 90 से छोटा होगा, मतलब थीटा फॉर एग्जांपल आपका 90 से छोटा है तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। जहाँ तक आपको होप सो क्लियर होगी बात। एक लास्ट पॉइंट जहाँ का है वो ये है कि जो SI यूनिट है किसका, वर्क का, वो न्यूटन मीटर है। अब आपको निकाल के मैं देती हूँ। वर्क जो होता है ना वो होता है स्टूडेंट्स आपके पास FD, ठीक है, होता है या नहीं होता, जो आपके साथ जहाँ मैंने शेयर किया। अब वर्क डन का यूनिट किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वर्क का यूनिट जो है स्टूडेंट्स वो वैसे तो होता है जाउल, और क्या होता है स्टूडेंट्स, और होता है न्यूटन मीटर। किस तरह से, अब ये आपके पास था स्टूडेंट्स वर्क का फोर्स आ गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आ गया मीटर, तो आपका यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर। तो जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो जो आपका पेज नंबर 77 है और 78, इस पर ये पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ अभी बताए हैं आपको। एक तो वर्क की डेफिनेशन है कि वर्क स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, और FD cos थीटा इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। थीटा अगर 90 के बराबर है तो वर्क ज़ीरो है। थीटा अगर स्मॉलर देन 90 डिग्री है तो वर्क पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स। अगर थीटा है ग्रेटर देन 90 तो आपका वर्क होगा नेगेटिव।
अब वर्क डन जो है वो किसके बराबर, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट होता है स्टूडेंट्स न्यूटन मीटर, और क्या होता है जाउल। न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट है इसका, न्यूटन मीटर एंड जाउल। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है नेक्स्ट पेज पर है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ जो कि सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ में हमारे पास जिक्र किया जा रहा है कि अगर हैज़ बिन डिवाइडेड moves the pointer, the path has been divided। अब लाइन है एक आपके पास सेकंड पैराग्राफ में, the path has been divided into n short intervals of displacement and forces given F1, F2, Fn are the forces acting during these intervals। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है वो आपको दिया हुआ है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अगर हो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होती है, डिवाइड होती है इन शॉर्ट इंटरवल्स। इसको अगर लिखें तो स्टूडेंट्स किस तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं हमारे, हम उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स पॉइंट्स जो बनते हैं, एक हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो आपके पास है कि जब हम बात कर रहे होते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल, ठीक है, फोर्स, तो इसमें क्या होता है, ये आपके पास एमसीक्यू बनता है। इसमें स्टूडेंट्स जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है डिवाइड होती है इन शॉर्ट इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइड्स इन शॉर्ट इंटरवल्स। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो डिवाइड होती है किस में, शॉर्ट इंटरवल्स में। ये आपके पास इंपॉर्टेंट बात है और इसका आपके पास फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या बनता है, इसका आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है कि लिखे होंगे ऑप्शंस में फार्मूलाज, और आपने करेक्ट फार्मूला जो है उसको आपने फाइंड करना होगा। डब्ल्यू टोटल, वर्क मतलब टोटल जो है ना वो आ जाता है समिशन आपके पास एन आयोटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, एफ आयोटा कॉज थीटा आयोटा डेल्टा डी आयोटा। स्टूडेंट्स ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके पास क्वेश्चन, कि आपके पास फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि जब वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स तो आपके पास डब्ल्यू टोटल क्या होता है। ये स्टूडेंट जो समिशन एन, जब भी हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। आपने इस फॉर्मूला को याद रखना है, आपने इस फॉर्मूला को स्टूडेंट्स याद रखना है। और इसके बाद जो है स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके पास इस पेज जो पेज नंबर 79 है उसमें से आपके पास जो है वो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिवाइड होती है शॉर्ट इंटरवल्स में, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। और दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्क टोटल जो होता है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होता है, समिशन एन आयोटा इज इक्वल टू 1 एफ आयोटा कॉस थीटा आयोटा डेल्टा डी आयोटा। ये आपके पास ये फॉर्मूला होगा। और एक इंतहाई एक और इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू आपका बनता है स्टूडेंट्स वो ये है कि जो वर्क है वर्क की डायमेंशंस, टॉर्क की डायमेंशंस सेम होती हैं। वर्क एंड टॉर्क हैज सेम डायमेंशंस। कैसे स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे ये मैडम ने कैसे बता दिया। अब जो टॉर्क होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है एल एफ, ठीक है, तो हमारे पास एल आ गया मीटर, एफ आ गया न्यूटन, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टॉर्क जो है उसकी डायमेंशन अब आपके पास क्या आ गई है स्टूडेंट्स, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। और जहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क की भी डायमेंशन जो हैं वो क्या है, न्यूटन मीटर के बराबर। मतलब आप न्यूटन मीटर को मज़ीद आप चेंज कर सकते हैं, न्यूटन की आप निकालें, ठीक है। उसके बाद आपके पास, अब मैं ये भी आपको निकाल के देती हूँ, अब न्यूटन की कैसे निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आपके पास होता है एम ए, ठीक है। अब हमारे पास एम जो है वो केजी आ जाएगा, ए जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया न्यूटन का और मीटर वहाँ आ गया, तो ये पूरा एज अ होल क्या बन जाएगा, केजी
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डायमेंशंस टॉर्क की भी यही डायमेंशंस हैं और जो वर्क है उसकी भी यही डायमेंशंस हैं, वर्क की भी और टॉर्क की भी। ये आपके जो 79 पेज है यहाँ तक यही था। अब आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें आपके पास आ जाता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो वर्क डन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का स्टूडेंट्स वो क्या होता है? तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो हमेशा नेगेटिव होता है। वर्क डन जो कि फ्रिक्शन जो वर्क करती है स्टूडेंट्स उसका वर्क हमेशा होता है नेगेटिव। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है दैट इज़ नेगेटिव। अब मैं इसको ज़रा सीधा कर लूँ पेज को, फिर मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करती हूँ पॉइंट्स। होप्स हो कि आपको वीडियो जो है वो समझ आ रही होगी और पसंद आ रही होगी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपने इसी तरह से अपने नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद स्टूडेंट्स आपने यहीं से अपनी प्रिपरेशन करनी है। एक हाथ में मैंने चूँकि कैमरा होल्ड किया हुआ है और दूसरे से मैं ये कर रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स। सो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इस पर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ना स्टूडेंट्स वो अभी मैंने जो आपको बताया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज़ नेगेटिव। ये अक्सर एमसीक्यू आता है और स्टूडेंट्स को ये नहीं आता होता, लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ ताकि आपकी ये गलती ना हो। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? नेगेटिव। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी होती है नेगेटिव होगा। नेक्स्ट जो है आपके पास स्टूडेंट्स आपने मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मैडम ये स्पीड जो मैं आपको थोड़ा स्लोली पढ़ा रही हूँ क्या ये ठीक है या आपको फास्टली पढ़ाऊँ? मुझे लगता है स्लो में अगर आपको पढ़ाऊँगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हर चीज़ समझ आएगी बनिस्बत कि अगर मैं स्पीड से पढ़ाती हूँ तो। ठीक है, मैं बार बार एक ही पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आपको जो है ना स्टूडेंट्स याद रह जाए। तो चले आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि फिर जो आपकी विश होगी मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊँ, स्पीड उतनी रखूँ। तो अच्छा स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है जहाँ तक आपने यही करना है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है? अब आपके पास है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है अब आपके साथ मैं वो शेयर करती हूँ स्टूडेंट्स। अब हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एक चीज़ है वर्क डन ऑन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है? पाथ फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है ना वो पाथ पर डिपेंड जो है वो नहीं करती। अब आप पहले कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है ना, कौन सी फोर्सेस है स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, आपने लिखना है कंजर्वेटिव फोर्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पर डिपेंड नहीं करती। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती है ना वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इस वजह से वो भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती। आपको मैं ये आपके पास एक ट्रिक है स्टूडेंट्स जो कि मैं आपको बता रही हूँ, उससे आपको जल्दी याद रहेगा। आपने याद रखना है कि कंजर्वेटिव आपकी बुक में जो दी हुई हैं, अब कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी है और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक ट्रिक है जो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा और किसी को नहीं। ये याद करना स्टूडेंट्स के लिए ज़रा मुश्किल है, तो मैं आपके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है याद कर सकते हैं। या कंजर्वेटिव फोर्सेज है, ठीक है स्टूडेंट्स, और आपके पास जो है नॉन कंजर्वेटिव, यहाँ लिख देते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, आपको पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं और भी ऐसी ट्रिक्स बनाऊं। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना वो आपकी बुक की एक टेबल दी गई है पेज नंबर 82 पे, आपने वहाँ जाके चेक करना है।
जो कंजर्वेटिव फोर्सेज है स्टूडेंट्स वो आपको 3 दी गई हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स है और एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो आपने इसको याद किस तरह करना है, आपने इसको याद करना है एग, आपने इसको निमोनिक्स इसके बनाना है एग, EEG, ठीक है। वैसे एग के स्पेलिंग देनी होता है, आपने याद रखना है एग, एग, ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपकी एक फोर्स होगी इसमें से इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। ये एक आ गई इलेक्ट्रिक फोर्स, एक आ गई इलेक्ट्रिक, ये आ गई इलास्टिक फोर्स, और जो G है वो आपकी आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एग से आप याद रखेंगे जो कंजर्वेटिव फोर्सेज है स्टूडेंट्स आपकी बुक में वो 3 दी गई हैं। उसको मैंने जो निमोनिक्स आपके लिए बनाया स्टूडेंट्स वो आपके लिए एग बनाया, EEG। इसका मतलब है एक इलास्टिक फोर्स आपकी याद रखने के लिए, एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगी और बाकी क्या होगी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा जो भी फोर्सेज आपको देंगे वो होंगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें फ्रिक्शनल फोर्स होगी आपके पास, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन, ये सारी होंगी इसमें। एयर रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास इसमें फ्रिक्शन आ गई, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, और बाकी जो फोर्सेज आपको दी हुई होंगी इनके अलावा वो सारी जो होंगी ना वो होंगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। होप सो कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब अगली जो हमारे पास डेफिनेशन, द फील्ड इन विद द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड और द वर्क डन इन द क्लोज्ड पाथ इज जीरो इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। अब वो कहते हैं कंजर्वेटिव जो फील्ड है वो क्या होती है। अब वो कहते हैं कंजर्वेटिव जो फील्ड है, जो अभी आपके साथ बात कही थी वही होती है। कंजर्वेटिव फील्ड में एक तो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक ये पॉइंट है, दूसरा है कि हमारे पास वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो। क्लोज्ड पाथ में वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरो होता है। वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो। और एक होता है इट डज नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। ये आपके पास ये चीज़ आ गई, ये आपके पास ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। और आपका पेज नंबर जो है 81 वहाँ तक आपका यहीं तक कवर हुआ है। आगे जो है वो मैं पार्ट 2 इसका बनाती हूँ, उसमें आपको समझाऊंगी, ठीक है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर अपने रिमार्क्स बताइएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसको पार्ट्स में बना लेती हूँ। इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है स्टूडेंट्स आप वो भी ज़रूर बताएं। आपके रिमार्क्स जो है, कोई आपको लगता है इसमें बेहतरी लाई जा सकती है लेक्चर में, आप वो बताएँ। आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता आपने वो कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगी उसमें पहले आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँगी, फिर आगे मूव करूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।